हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट को, जो कि थर्ड पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किया, सेकंड में इनकम स्टेटमेंट डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, बिकॉज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती हैं। इनकम स्टेटमेंट हो चुकी है, इसकी टाइप्स पढ़ ली। बैलेंस शीट का आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा, अब वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, किस पर्पज के लिए यूज की जाती है ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहीं मत जाइएगा, सब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट से आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो चीजों को बैलेंस रखती है। आपकी कंपनी की एसेट्स को बता रही है, आपकी कंपनी की इक्विटी को बता रही है, आपकी कंपनी की लायबिलिटीज को बता रही है कि बैलेंस कितना है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास क्या चीजें पड़ी हैं, क्या चीजें उसको चाहिए, कितनी उसने उधार ली हैं, कितनी उसकी अपनी है, इक्विटी कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसकी एसेट्स कितने हैं। इन चीजों को बताने के लिए बैलेंस शीट हम यूज करते हैं। और अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात तो यहां पे क्लियर हो जाती है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एंड किसको प्रेजेंट करेगी, ये कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है कि कंपनी के पास है क्या क्या, स्ट्रांगनेस कितनी है, हेल्थ कितनी है कंपनी की। जैसे मोबाइल की बैटरी की एक हेल्थ होती है, इसी तरह बिजनेस की भी हेल्थ होती है कि बिजनेस के पास एक्चुअल सरमाया, एक्चुअल चीजें हैं क्या क्या। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेट तक आप एक चीज चेक करते हैं, जैसे क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली आप चेक करते हैं कि कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस शीट कहेंगे। और इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट, आपको एक झलक सी प्रोवाइड करती है। लाइक जैसे आपको एक आइडिया हो जाता है, उसको ओवरव्यू मिल जाता है कि बिजनेस के पास क्या क्या है, बिजनेस क्या ऑन करता है, क्या ऑफ करता है, क्या उसके पास उधार है, क्या उसके पास इक्विटी कितनी है। इन सब चीज़ों का आपको एक स्नैपशॉट मिल जाता है। जिस तरह से इनकम स्टेटमेंट में ना आपको इनकम और एक्सपेंसेस का स्नैपशॉट, कॉस्ट का मिलता है, इसमें आपको एसेट्स, लायबिलिटीज का मिलता है। ये किन किन लोगों को हेल्प करेगी, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, मैनेजर्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो इनकम स्टेटमेंट में भी आपको बताया था कि ये वो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। क्रेडिटर्स हो गए, इनको आप उधार पे चीज़ें लेते हैं। जो आपके मैनेजमेंट है उसने मैनेज करना है चीज़ों को, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, फाइनेंशियल हेल्थ का पता होना चाहिए। इसी तरह से मैनेजर्स हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ से कंसर्न होता है। ठीक है, तो क्या चेक होता है इससे लिक्विडिटी चेक होगी। लिक्विडिटी क्या होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, कंपनी के पास जो है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा कितना पड़ा है, लिक्विड कैश कितना है, एसेट्स कितने, कितनी जल्दी आप अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक या लिक्विड कैश कितना पड़ा, इससे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या डेली के ऑपरेशंस को चला सकते हैं। सॉल्वेंसी कितनी है, कितनी ये स्ट्रांग है, कब कहीं सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी कंपनी, कंपनी का जो क्रेडिट्स है वो कितने हैं, कंपनी का अपना पैसा कितने हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक कि आपने उधार पैसे कितने लिए हुए हैं, लाइक आपका डेट कितना है और इक्विटी कितनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर किन चीज़ों से बनता है, मैंने ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी किया हुआ है, दोबारा भी अभी हम करेंगे सीरीज में भी। डेट और इक्विटी का कंपैरिजन हम बेसिकली कर रहे होते हैं कि आपके डेट से एसेट्स कितने फाइनेंस हैं और इक्विटी से कितने एसेट्स फाइनेंस हैं, तो उसको आप कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है उस कंपनी की। ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे बनती है हमारी, बैलेंस शीट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बड़ी अच्छे से हम एक यूज करते आ रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जितने आपके एसेट्स हैं उतनी आपकी लायबिलिटी और ऑनर्स की जो इक्विटी है वो इक्वल होनी चाहिए। बनाना भी सीखेंगे और ऑलरेडी भी बने हुए लेक्चर्स पढ़े हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट में। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट के बाद थोड़ा सा मूव करते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, एसेट्स इज इक्वल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो अभी हम बात कर लेते हैं एसेट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बेसिक जो टॉपिक है वो कंपोनेंट्स है। तो जिस तरह से हमने उसके कंपोनेंट्स देखे थे इनकम स्टेटमेंट के, सेम इसी तरह से कंपोनेंट्स देखेंगे। एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है और ऑनर इक्विटी, तीन ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके। फिर फर्दर एसेट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। एसेट क्या होता है ये एक अलग टॉपिक बनता है, कौन कौन सी टाइप्स हैं एक अलग बनता है। ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज होते हैं कंट्रोल्ड बाय द कंपनी दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, और कंपनी जो है वो ऑन कर रही होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर जो आपको फायदा फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो आपका एसेट होता है। ठीक है, तो एसेट अब करंट एसेट भी होते हैं, नॉन करंट एसेट भी होते हैं,
टेंजिबल भी कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं, फर्दर टाइप्स हैं इनकी, ठीक है। तो टेंजिबल लाइक आप छू सकते हैं चीज़ों को, ऐसे एसेट जैसे कोई मशीनरी है, कार है, घर है। नॉन टेंजिबल जिसको आप नहीं छू सकते, जैसे फील कर सकते हैं, लाइक गुडविल होगी आपकी, पेटेंट राइट्स हो गए, ठीक है। तो टेंजिबल नॉन टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। फिर इस तरह से करंट एसेट्स हैं जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, इसको कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरह से कुछ नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज को करंट एसेट भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, उसको फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगी, ये वो चीज़ें हैं, डिफरेंट नेम है इनके, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज़ की बात कर लें। लाइबिलिटीज़ को कहते हैं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपने फिल करनी होती हैं। आपने कंपनी से कहीं से उधार ले रखी हैं चीज़ें, तो आपकी ऑब्लिगेशन है, तो आपको फिल करना है, पैसे पे करने हैं। फ्यूचर में जो आपने चीज़ें पे करनी होती है वो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं। इसमें भी टाइप्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और लॉन्ग टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट वो होती हैं जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, जिसको शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म वो होती हैं जो आपने मोर देन 1 ईयर तक आप उसको पे कर सकते हैं, या वो आपकी रिस्पॉन्स, जैसे बॉन्ड पेएबल है, लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया हुआ है कुछ 10 साल के लिए, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म होती हैं। फिर इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी आपका क्या होगा? इक्विटी आपका रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल होता है ऑनर का, तो उसको आप इक्विटी कहते हैं। ऑनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स आफ्टर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं जिस पे ऑनर का क्लेम कर सकता है कि ये मेरी हैं, दीज आर द माय एसेट्स, उसको आप इक्विटी बोलते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसे पड़ा होगा, रिजर्व्स पड़े हैं अगर कोई, तो दीज आर द इक्विटीज होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। क्लासिफाइड बैलेंस शीट है, फिर अनक्लासिफाइड बैलेंस शीट है, फिर हमारे पास है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एज पर हमने देखा था उसमें इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये हमने पढ़ी हैं पहले, ये जैसे इनकम स्टेटमेंट में, तो आज हम इसको बैलेंस शीट में पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्लासिफाइड बैलेंस शीट की पहले बात करें, जिस तरह से सिंगल स्टेटमेंट थी, सिंगल इनकम स्टेटमेंट थी, इसी तरह से क्लासिफाइड है, ठीक है। क्लासिफाइड में क्या होगा? क्लासिफाइड बैलेंस शीट ऑर्गेनाइज्ड एसेट्स, लायबिलिटीज, सब कैटेगरीज, यहाँ पे लायबिलिटीज, सब कैटेगरीज एंड बेटर फॉर बेटर क्लैरिटी एंड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन हुई होती है, लाइक हर चीज प्रॉपर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पड़ी हुई है। करंट एसेट के अंदर करंट एसेट पड़े होंगे, शॉर्ट टर्म एसेट्स को कहते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म पड़े होंगे, इसी तरह से इक्विटी वाली साइड में, लायबिलिटीज वाली साइड में हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे उसको? क्लासिफाइड बैलेंस शीट है, क्लासिफिकेशन हुई है, डिटेल्ड है ये। जैसे करंट एसेट, नॉन करंट, लायबिलिटीज की बात करेंगे तो इस तरह हेड्स के अंदर हर चीज रखी हुई होती है, ठीक है। तो अभी हम यूज करें वाई वी यूज क्यों करते हैं? इसलिए यूज करेंगे ताकि लिक्विडिटी का पता चल जाए कि लिक्विड एसेट्स कौन से हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से हैं आपके पास अवेलेबल, ठीक है। कंपनी की एक्चुअल पोजीशन आपको पता चलती है, लिक्विडिटी पोजीशन। हेल्प्स कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल का भी पता चल जाता है कि वर्किंग कैपिटल, पैसा लगा कितना हुआ है, कितना पैसा इन है मार्केट के अंदर ऑलरेडी। वर्किंग कैपिटल आपका जो डेली बेसिस पे आपका यूज होने वाला कैश है, उसकी बात करें वर्किंग कैपिटल की। एसेंशियल फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, बैंक्स और इन्वेस्टर्स को कंपनी की हेल्थ और उन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए ये सबके लिए वैसे तो ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए क्रेडिटर्स को, मैनेजर्स को, सबको। तो बैंक्स और इन्वेस्टर्स को भी ये पता होना चाहिए बात का। एग्जाम्पल उसने बता दिया, करंट एसेट कौन से हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, नॉन करंट में बिल्डिंग लैंड, तो ये इस तरह से हेड्स के अंदर पड़े होने चाहिए, अपने अपने हेड में वो पड़े हुए हों, तो इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासीफाई हुई है, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको। अनक्लासिफाइड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अनक्लासिफाइड बैलेंस शीट? जिसका जो स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से नहीं होता, लाइक वो एक प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर नहीं लिखा हुआ होता है, उसको इकट्ठा ही लिख दिया जाता है। जो एसेट्स हैं वो एसेट्स में लिख दिए जाएंगे, लायबिलिटीज में, और ऑनर इक्विटी और ऑनर इक्विटी में, उसमें कोई करंट एसेट, नॉन करंट एसेट इस तरह से हेडिंग्स बना के नहीं लिखा गया होगा। A simple balance sheet where assets and liabilities are not grouped into categories, कैटेगरीज में उसको डिवाइड नहीं किया गया होता, बहुत सिंपल सी बात है। लिस्ट एसेट्स ऑन द ब्लॉक, लिस्ट लायबिलिटीज ऑन अनदर ब्लॉक, इक्विटी एंड शोन सेपरेटली, उसको इक्विटी को सेपरेट लिख दिया जाता है, नॉन करंट एसेट को सेपरेट लिख दिया जाता है, लायबिलिटीज को सेपरेट लिख दिया जाता है, ठीक है। ओके, हम इसको यूज क्यों करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम क्यों यूज करें, बिकॉज इसलिए यूज करें कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो इसको यूज करते हैं। उनको बहुत ज्यादा कैटेगरीज और बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत सारे इस तरह की चीजें नहीं है, तो वो सिंपली क्लासिफिकेशन करके उसको लिख देते हैं।
और ये क्विक एंड ईजी होता है, इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है। व्हेन डिटेल्ड एंड एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड, जब डिटेल्ड एनालिसिस नहीं रिक्वायर्ड तब भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। सिंपल एंड ईजी है, ये बन जाती है। और इसकी लिमिटेशंस की अगर आप बात कर लें, डू नॉट शो लिक्विडिटी पोजीशन क्लियरली। लिमिटेशन ऑब्वियसली जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं लिखी होंगी, मिक्स करके लिखी होंगी, तो क्लैरिटी नहीं आएगी लिक्विडिटी कितनी है इसके। यूजफुल, बैंक्स यूज़ नहीं करते, इन्वेस्टर्स और ऑडिटर्स के लिए यूज़फुल नहीं रहेगी, ठीक है। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट फाइनेंशियल हेल्थ, अगर कोई इतना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की चेक करने के लिए कि कंपनी के पास करंट एसेट कितने हैं, फिक्स कितने हैं, इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी, बिकॉज एक ही चीज़ें अनक्लासिफाइड लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हो सकती हैं उसकी। देन हम बात करें कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। अब हम थर्ड टाइप पे आ गए, विच इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट? एज वी डिस्कस इन द इनकम स्टेटमेंट के कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत सारे सालों को कंपेयर कर लें आप, डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करने के लिए, एंड आल्सो आप कंपनी टू कंपनी भी कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोज 2 और मोर पीरियड साइड बाय साइड, जिसमें एक या उससे ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा पीरियड्स को, जैसे 2021, 2022, 2023, 2023, 2024 की जो चीज़ें हैं उसकी इनकम स्टेट बैलेंस शीट की, उसको साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो उससे एनालिसिस कर पाते हैं कि कितना चेंज आया है उसके अंदर। ये बेसिक इसका कंपैरेटिव का पर्पज़ है। इसका पर्पज़ क्या होगा? आप स्टडी कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स ओवर टाइम, के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या हैं। आप पहले से 2021 में कहाँ पोजीशन थी आपकी, क्या था कंपनी की हेल्थ, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, और ग्रोथ कितनी हुई है या डिक्लाइन है, एसेट बड़े हैं, लाइबिलिटीज़ बड़ी हैं या इक्विटी बड़ी है, ये पता चल सकता है आपको। यूज इन एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द पर्पज ऑफ। उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्ट्रक्चर है 2023 का ईयर, 2024 का ईयर और चेंज। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट का लेक्चर लिया है, नहीं लिया तो ऊपर भी आपको नजर आया होगा लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। सेम मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसमें कि 2023, 2024 के जो एसेट्स होंगे, जो भी आप चीज़ चेक करें, जिस भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, और अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो जो उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एसेट्स हैं, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये के आपके पास एसेट्स है या 1 लाख के आपके पास एसेट्स से 2021 में, फिर 2022 में आपके जो एसेट्स थे वो बढ़ गए, बढ़ के कितने हो गए, 150 हो गए, ठीक है, 1,50,000 रुपये हो गए। तो चेंज कितना आया, 50%। तो फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, 50,000 जो चेंज आया है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं चेंज, उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर पे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट जो कि है 1 लाख, और यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, 100 से, मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास जो परसेंटेज ऑफ चेंज निकल के आ जाएगा। सिंपल, ये मैंने बता दिया, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे चेंज कितना आया इन दोनों का, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती हैं, ओके। और स्ट्रक्चर की बात कर ली, इंपॉर्टेंस इसकी बात देख लें, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्प मैनेजर ट्रैक प्रोग्रेस को, आप इससे प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं आप। और किस लिए ये यूज़फुल है, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए, और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी उसकी वैसे तो समझा दी है, इसको भी देख लेते हैं कि ये चेंज है, लाइक ये कैश है, ये आपके पास एसेट्स हैं 2023 और 2024 है। येलो जो है ये किसको शो कर रहा है डाटा, येलो शो कर रहा है 2023 को, और ये 2024 को। ये अब जो चेंज आया, बड़ी है या नहीं बड़ी, तो इस कंपैरिजन उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको बता दिया है कि किस तरह से मैंने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद है कॉमन साइज बैलेंस शीट। व्हाट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट? ये हमने इनकम स्टेटमेंट में भी पढ़ा था कि कॉमन साइज बैलेंस शीट जिसमें हर चीज़ परसेंटेज में दिखाई जाती है। हर चीज़ को आप किस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज की सूरत में आप लिखेंगे। अ बैलेंस शीट इन विच एवरी आइटम इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। हर चीज़ को आप टोटल एसेट्स के परसेंटेज के तौर पर दिखाएंगे, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का परसेंटेज दिखाते थे हर आइटम को, ठीक है। इसी तरह से
इनकम बैलेंस शीट में हम इसका दिखाएंगे। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि कंपनी जो बड़े बड़े साइज की कंपनीज होती हैं ना, उसको उसका एनालिसिस करना आसान हो जाए, उसको पढ़ना, उसको उस पर वर्किंग करना इजी हो जाता है। बिकॉज आप इतनी बड़ी फिगर्स को नहीं लिख सकते, तो आपने परसेंटेज में लिखा है, तो जितनी भी बड़ी कोई कंपनी काम कर रही होगी, एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, उसको परसेंटेज में आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज होता है और रेशियो एनालिसिस के लिए यूज होती है। ये उसका पर्पस है, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, और डिफरेंट साइज की कंपनीज को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। जो एग्जांपल उसकी मैंने लिखी है, अगर टोटल एसेट्स आपके 10 लाख रुपीस हो, इन्वेंट्री आपकी 2 लाख हो, तो इन्वेंट्री आपकी कितनी होगी, 20% होगी। ये हर चीज़ मैंने बताया ना कि टोटल एसेट्स का बताई जाती है। तो दैट मीन कि आपकी इन्वेंट्री अगर आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 10 लाख रुपए के हैं और आपकी इन्वेंट्री 2 लाख की है, तो 20% होगी इन्वेंट्री उसकी डिवाइड करने से। ठीक है, तो 20% ऑफ टोटल एसेट, इस तरह परसेंटेज में हम उसको लिखेंगे। तो ये यूज़ क्यों की जाती है, बिकॉज हम इंडस्ट्री कंपैरिजन करना चाहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देखना चाहते हैं, इंडस्ट्री कंपैरिजन है, ट्रेंड एनालिसिस है, या परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी यूज़फुल होती है ये बैलेंस शीट बेसिकली। ये जिस तरह से यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, जिसमें कैश है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल है, और ये इन्वेंट्री, ये कलर जो है वो उसको शो कर रहे हैं बेसिकली उसको। तो ये यहाँ पे देखें, ये 30% है, ये 10%, ये 15%, ये 25%। ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं, जैसे लाइक येलो कलर जो है कैश को है, तो कैश 15% है ऑफ टोटल एसेट्स का। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये बताया है। ठीक है, हम वेरी होपफुल कि आपको कॉमन साइज का आइडिया हो गया होगा। और लास्ट है हमारे पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? कंसोलिडेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक एक पेरेंट कंपनी होती है, एक आपकी सब्सिडरी होती है, तो वो जो ग्रुप होता है उस ग्रुप की अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी और उस स्टेटमेंट को आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे। लाइक कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और सब्सिडरी जो है वो इकट्ठा उस ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट दिखाई जाएगी। सो अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड फाइनेंशियल पोजीशन। कंबाइंड फाइनेंशियल पोजीशन शो करवाएगी जो भी उसकी सब्सिडरी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। अगर कोई भी कंपनी, पेरेंट कंपनी कौन सी है, जिसके शेयर 50% से ज़्यादा है, दूसरी कंपनी उसने बाय कर रखी है, उसमें शेयर ज़्यादा हैं, तो दैट मीन कि वो उसकी सब्सिडरी है। इट ट्रीट्स देम एज वन सिंगल इकोनॉमिक एंटिटीज को कंसिडर किया जाता है, उन दोनों को, पेरेंट और सब्सिडरीज को। क्यों ज़रूरत है इसकी, हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं? बिकॉज हम पूरे इंटायर ग्रुप की स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं कि पूरा इंटायर जो ग्रुप है, एक कंपनी का जो ग्रुप है, उसके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स उसने लगाए हुए हैं, तो उस कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, ताकि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स अट्रैक्ट हो सकें उस कंपनी से, या उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। एलिमिनेट्स इंटर कंपनी बैलेंसेस, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में रिमूव करते थे, एलिमिनेट कर देते थे इंटर कंपनी बैलेंसेस को। लाइक अगर एक पेरेंट कंपनी ने दूसरी कंपनी जो उसकी सब्सिडरी है उसको लोन दिया है, तो उसको हम उसमें शो नहीं करवाएंगे, बिकॉज उससे सही से एनालिसिस नहीं हो पाते। तो दैट मीन कि उसको जितने भी इस तरह की इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग, बिकॉज ये किस लिए इसको रिमूव किया जाता है, बिकॉज IFRS जो है और गैप जो है, ये जो रूल्स हैं अकाउंटिंग के, कमेटीज़ हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इसको निकाल देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। और गैप रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं, IFRS मैंने आपको करवाना है। गैप रूल्स मैंने 2 दफ़ा वीडियोस बनाई हुई हैं, मल्टीपल डिफरेंट टाइम्स में, रिसेंट में भी, पहले भी, तो आप वहाँ से जाके गैप रूल्स देख सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होगा कार्ड, आई एम वेरी होपफुल। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी गैप रूल्स मिल जाएंगे, लिखेंगे तब भी आ जाएंगे मेरे चैनल में जाके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुल की समझ आ गई है। आगे उसके की फीचर्स हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के, विच इज़ कि क्या क्या हो सकते हैं। शोज टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द होल ग्रुप। लाइबिलिटीज को भी दिखाना है और टोटल एसेट्स को भी दिखा देती है। ओनरशिप इंटरेस्ट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आल्सो, ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इनकम स्टेटमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, उसको हम उसमें से निकाल देते हैं। बिकॉज अगर एक पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी खरीदी है और उसमें उसका 100% शेयर, लाइक फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी में उसने
100% उसका शेयर नहीं है, उसमें से कोई और इन्वेस्टर भी उसके साथ इंक्लूड है, उसका 20% शेयर है, तो हम उस 20% को, जैसे कि अगर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका 80% सब्सिडरी में शेयर है और 20% जो है वो नॉन कंट्रोलिंग है, लाइक किसी और इन्वेस्टर का है, तो उसको भी हम बीच में से निकाल देते हैं। ये रूल्स हमारे कहते हैं, इसलिए हमने उसको भी निकाल देना उसको, ठीक है। इंटरनल ट्रांजैक्शन आर रिमूव्ड, इंटरनल जो सेल होगी, परचेज सेल वगैरह होगी वो भी निकाल देंगे, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी उसमें से निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ताकि एक्चुअल जो पोजीशन है वो समझ आ सके। एग्जाम्पल उसने बताई, ये देखें, इफ पेरेंट कंपनी ओन्स 80% सब्सिडरी ए, बोथ कंपनीज एसेट्स लायबिलिटीज कंबाइन इन वन बैलेंस शीट में हम उसको लिखेंगे। 20% इज शोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और उसमें से जो 20% होगा वो एज अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी की उस एक्चुअल मालिक पेरेंट कंपनी का नहीं है, किसी और इन्वेस्टर को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके लिए जरूरी है, ये वाई वी यूज, वाई इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रोवाइड ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर दिखा रही है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट मैनिपुलेशन थ्रू सब्सिडरीज, मतलब ये उसकी जो है की फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि ये सारी की सारी जो हैं वो उसके फीचर्स और उसकी टाइप्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंसोलिडेटेड में आ जाती हैं। इसकी मैंने वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है कि पेरेंट कंपनी है उसमें सब्सिडरी आ जाती है, एंड देन नॉन कंट्रोलिंग है उसमें से वो निकल जाएंगे और एलिमिनेटर्स निकल जाएंगे। सो हमने अभी डिस्कस किया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को, कंसोलिडेटेड में पेरेंट और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है इसमें कॉमन साइज को, एंड देन हमने डिस्कस किया है इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एंड देन हमने अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड और बैलेंस टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, और उसको आज हमने देखा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।